नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड जनजाति महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। समापन समारोह में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। महोत्सव में शामिल होने के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सीएम भूपेश बघेल को आमंत्रित किया था। समारोह में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भूपेश बघेल को सम्मानित किया। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर झारखंड में 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया। आदिवासी कलाकारों ने अपनी पेशकश से लोगों का मन मोह लिया। महोत्सव में सीएम भूपेश बघेल ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक विजेता टीम की सदस्य सलीम अटेटे, निक्की प्रधान और संगीता कुमारी को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे और हमें कोई कमजोर समझने की कोशिश न करें। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री हम जंगल में रहने वाले लोगों के लिए विकास के लिए आपको स्कूल बिल्डिंग बनाना है, सड़क बनाना है, आंगनबाड़ी बनाना है, तालाब बनाना है, उसके लिए जमीन नहीं है आप। हमने मांग रखा अभी, हेमंत सोरेन जी हम लोग साथ में थे दिल्ली में, नीति आयोग में इस बात को हमने रखा कि वो जो अधिकार मिला था फिर से वापस किया जाए, जिसे आपने वापस ले लिया। ग्राम सभा का अधिकार आप वापस ले रहे हैं, पर्यावरण अधिनियम के तहत वापस ले रहे हैं। पहले कहते पर्यावरण आपका स्वीकृति मिल जाएगी, ग्राम सभा आप करते रहिए, जबकि नियम यह था कि पहले ग्राम सभा से स्वीकृति मिलेगी तब भारत सरकार पर्यावरण के स्वीकृति प्रदान करेगी, लेकिन आपने पलट दिया। तो लगातार हमारे ग्रामीण क्षेत्र के, हमारे आदिवासियों के अधिकार छीनने का काम किया जा रहा है। इसकी लड़ाई लड़ना है, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना है और वो लड़ाई हम सबको मिल। छत्तीसगढ़ में बीजेपी में बदलाव को लेकर सियासत जारी है। पहले विष्णुदेव साय की जगह अरुण साव आए। अब सियासी गलियारों में ये सवाल सुर्खियां बटोर रहा है कि क्या नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की कुर्सी भी खतरे में। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। तो ऐसे ये कयास हैं कि जल्द ही नेता प्रतिपक्ष भी बदले जाएंगे। वहीं बीजेपी में बदलाव को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं। स्वाभाविक रूप से अध्यक्ष जी से प्राथमिकता रहती है कि भेंट हो जाए और सौजन्य भेंट हुई। छत्तीसगढ़ के बारे में हालचाल भी पूछे, सब बातचीत भी किए और उसके साथ में भाई हमारे अरुण साव जी हमारे सांसद प्रदेश अध्यक्ष नव नियुक्त हुए हैं, तो बधाई देने के लिए आए हैं, मिठाई खिलाए हैं, बधाई दिए हैं और खूब अच्छा लग रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सब काम करेंगे, 2023 में सरकार बनाएंगे और इसके लिए सभी को आह्वान भी करेंगे और मिलजुल करके काम करेंगे। व्यस्तता है अध्यक्ष जी का, जैसे ही समय मिलेगा आज शाम को या कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भेंट करेंगे, पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं से मार्गदर्शन लेके फिर छत्तीसगढ़ में कमल खिलाने के लिए 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत से जुटेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का आशीर्वाद, सहयोग, मार्गदर्शन मिलेगा और राज्य की जो जन विरोधी सरकार है, वादा खिलाफी करने वाली सरकार है कांग्रेस की, उसको उखाड़ फेंकने के लिए पूरी ताकत से जुटेंगे। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जो भारतीय जनता पार्टी में जो अंतर कला है उसे दबाने के लिए इस प्रकार से बदलाव किए गए हैं और वो भी विश्व आदिवासी दिवस के दिन एक आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को हटाया गया। तो बहुत सारे अभी परिवर्तन देखने को मिलेंगे और ये गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी का और उभर के आएगी सामने। सर ऐसा तो नहीं कि जातिगत समीकरण के तहत ये बदलाव किए जा रहे हैं? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे वो लोग। आदिवासी दिवस के दिन ही आदिवासी नेतृत्व को हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने क्या संदेश देने के लिए, ये तो उनके अपने। अब नेता प्रतिपक्ष बदलने की तैयारी है, उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन मुझे लगता है कि इस परिवर्तन से भी भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ नहीं होगा। तो होती रहेंगी, परंतु भविष्य के गर्भ में है। पार्टी नेतृत्व क्या निर्णय लेगी, जो भी निर्णय लेगी वो हमको सबको स्वीकार होगा। मैं हमेशा
उसको ज़्यादा मजबूत करने के लिए कोशिश की जाती है और ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऋतुएं भी 4 प्रकार की होती हैं। तो क्या कमजोर थी संगठन? कोई कमजोर नहीं होता है। जब चुनाव आते हैं, चुनाव के युद्ध के मैदान में लड़ना है तो उस समय वर्जिश होती है, उस समय ट्रेनिंग होती है और उसी प्रक्रिया से भारतीय जनता पार्टी गुजरती है। केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते 1 दिवसीय प्रवास पर जशपुर पहुंचे और यहां उन्होंने वनवासी कल्याण आश्रम में स्वर्गीय जगदेव उरांव की स्मृति में प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वनवासियों की संस्कृति और परंपरा पर कुठाराघात किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वनवासी समाज कल्याण और उत्थान के लिए रचनात्मक गतिविधियों से संघर्ष करते रहेंगे। जशपुर जिले में लगातार उठ रहे डिलिस्टिंग के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि केंद्र इस मामले पर बेहद गंभीर है। देखिए, समय आएगा तो ज़रूर इस पे विचार करेंगे, परंतु आज देश को आवश्यकता है इस बात की। और जितने भी ऐसे वनवासी क्षेत्र हैं, जनजाति क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो भी व्यक्ति इस दिशा में काम कर रहे हैं और हम सब मिलकर के समाज में जो मूल भावना हमारी है उसको, इस बात को लेकर के हम आगे काम कर रहे हैं और सभी इस पे चिंता जाहिर कर रहे हैं और आगे आने वाले भविष्य में कुछ अच्छा ही परिणाम आएंगे। सर, डीलिस्टिंग को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इसके लिए हमारे लोग प्रयास सभी लोग कर रहे हैं और जब समय आएगा उस समय में इस पर ठीक प्रकार के निर्णय भी होंगे, इसकी प्रतीक्षा है। आने वाला समय जरूर इसकी चिंता करेंगे। बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम ने भारत जोड़ो पदयात्रा में शामिल हुए और पदयात्रा पुलिस चौकी से काली मंदिर होते हुए वापस राजीव गांधी चौक पर सभा स्थल पर पहुंचे। मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम ने कहा कि आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर हम सभी भारत जोड़ो पदयात्रा निकाल रहे हैं और सभी विधानसभा में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि 11 अगस्त से 17 अगस्त तक घर घर तिरंगा फहराना और ये राष्ट्रध्वज तिरंगा। आज़ादी के 75वें वर्ष हम लोग पूरा देश मना रहा है और इस अवसर पर भारत जोड़ो यात्रा के तहत सभी विधानसभा में पद यात्रा करना है, प्रभात फेरी निकालनी है, महात्मा गांधी अमर रहे, भारत माता की जय का नारा लगाना है और सबके हाथ में तिरंगा रहे। ये आपके जो पदयात्रा जो होगा भारत जोड़ो, ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का। बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान के प्रदेश संयोजक ब्रजमोहन अग्रवाल बिलासपुर पहुंचे, जहां बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं की बैठक ली और लापरवाही पर जमकर बिफरे। बैठक से आधे से ज्यादा लोग नदारद मिले, जिस पर संयोजक ने पदाधिकारियों से अभियान की जानकारी लेते हुए जमकर फटकार लगाई। ये तो पार्टी संगठन का काम होता है कि तैयारियों की समीक्षा करना, उसको और अच्छा करने के लिए प्रेरित करना। पूरे बिलासपुर जिले में 1 लाख झंडों की व्यवस्था कर उसको 1 लाख घरों में झंडा फहरे, इस बात की कोशिश है और उसी के लिए सबको प्रेरित किया है कि सब लोग, क्योंकि ये देश का काम है, ये जो है राष्ट्र का काम है, इसके लिए सब लोग अपने अपने तरफ से प्रयास करें और हर घरों में झंडा फहराएं। तो जैसा मेरी जानकारी में हुआ कि उनको बुलाया नहीं गया था, तो उनको भी ये सूचना कि जितने भी हमारे मोर्चों के प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं उनको भी जिम्मेदारी देकर और उनको भी झंडा फहराने के काम में लगाएं। रायपुर से बड़ी खबर है, ईडी ने खुलासा किया है पिछले हफ्ते हुए छापे की कार्रवाई पर जानकारी दी है। रायपुर झारखंड में हुई ईडी की कार्रवाई, 22 ठिकानों पर पड़े थे ईडी के छापे। सराफा कारोबारियों का मिला बांग्लादेशी कनेक्शन। जी हां, 13 करोड़ के जेवरात और नकदी अब तक जब्त हुई है। ईडी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ये जानकारी दी है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, ईडी ने खुलासा किया है अपने छापेमारी में। पिछले हफ्ते हुए छापे की कार्रवाई पर जानकारी दी है ईडी ने। रायपुर झारखंड में ईडी की कार्रवाई हुई थी, 22 ठिकानों पर छापे ईडी ने मारे थे। सराफा कारोबारियों का बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आया है। 13 करोड़ के जेवरात, नकदी अब तक जब्त कर दी है ईडी ने। ईडी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस बात की जानकारी दी।
ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रायपुर का रुख कर देते हैं। ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, लगातार हमने देखा था कि 2 हफ्ते में ईडी ने ताबड़तोड़ छापे मारे और चौंकाने वाले खुलासे ये हुए हैं कि बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आया है सराफा कारोबारियों का। बिल्कुल, देखिए ईडी ने 22 जगहों पे छापामारी की थी और उसके बाद में लगातार इस छापामारी के बाद में जो सराफा व्यवसायी है खासतौर पे वो वहाँ पर हड़कंप मच गया था और अब ईडी ने अपनी जानकारी दी है। ये जितनी चीज़ें मिली है उसके साथ ही अगर हम बात करें तो 4.5 करोड़ की जो चांदी भी मिली हुई है और उसके साथ ही बड़ी बात यह है कि बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आया है, यानी इसके जरिए तस्करी भी की जा रही थी सोने और चांदी की। इसकी जो जानकारी है वो भी सामने आई है। जीएसटी में चोरी, इनकम टैक्स में चोरी, ये तमाम कंप्लेंट्स तो आई ही थी। अगर हम बात करें तो 22 जगहों पे लगातार 1 सप्ताह तक ये पूरी कार्रवाई ईडी की चली थी और उसके बाद में अब ईडी ने ये पूरी जानकारी दी है और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में और भी जो कार्रवाई है वो देखने को मिल सकती है। ठीक है ममता, आप हमारे साथ बने रहिएगा। कुछ और खबरों पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे। खबर रायपुर से ही है। स्वाइन फ्लू से 2 और मरीजों की मौत हो गई। दुर्ग और बालोद के मरीज ने दम तोड़ दिया। रायपुर में स्वाइन फ्लू का एक नया मामला सामने आया है। स्वाइन फ्लू के अब तक 37 मामले सामने आ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए ममता हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। ममता, स्वाइन फ्लू के केसेस लगातार मिल ही रहे हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन जो अब मौतें हो रही हैं वो और भी ज्यादा डराती हैं। बिल्कुल, देखिए कोरोना के मामले तो लगातार बढ़ ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही स्वाइन फ्लू के मरीज भी लगातार बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले ही सप्ताह एक 6 साल की बच्ची की मौत हुई थी और उसके बाद में अभी 2 और लोगों की मौत हो गई है और मौतों की जो संख्या है स्वाइन फ्लू से वो 3 हो चुकी है और कुल मरीजों की जो संख्या है वो 37 हो चुकी है। बड़ी बात यह है कि राजधानी रायपुर के अलावा अब अलग अलग जिलों में भी लगातार स्वाइन फ्लू के मरीज मिल रहे हैं और हालांकि अलर्ट जारी किया गया है जाँच को लेकर, लेकिन अमूमन जो मौसम चल रहा है अभी सर्दी खांसी का, तो लोग ये भी लेके चलते हैं कि मौसमी है सब कुछ और जब तक वो जांच कराते हैं तब तक काफ़ी जो है वो बीमारी बढ़ चुकी होती है। तो जाहिर तौर पर एक अलर्ट तो पहले से ही स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया हुआ है। लोगों को भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है क्योंकि सिम्टम्स वही होते हैं जो कोविड के सिम्टम्स होते हैं, सर्दी खांसी बुखार, और इसको लेकर बहुत सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। और अभी चूंकि त्यौहार का समय है, लोग ऐसी जगहों से भी आ रहे हैं जहाँ पर स्वाइन फ्लू के मरीज बहुत ज़्यादा है या यहाँ से जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में भी स्वाइन फ्लू और भी ज्यादा फैलने की आशंका व्यक्त की जा रही है क्योंकि एहतियात कहीं भी नहीं बरता जा रहा है। बाजार से लेकर आप हर जगह देख लीजिए, संस्थानों में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, लेकिन कोई एहतियात आपको दिखाई नहीं दे रहा है और यही वजह है कि इसके बढ़ने की आशंका बहुत ज्यादा है। तमाम गाइडलाइंस वही है जो कोरोना के लिए होनी चाहिए, लेकिन कोई भी इसको जो है इसका पालन नहीं कर रहा है और ऐसे में जो है एक चिंता तो बढ़ ही गई है। जी बिल्कुल ममता, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मुंगेली में महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने महिला उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई की और इस दौरान एक अनोखा मामला सामने आया जहां बुजुर्ग महिलाएं खुद को जिंदा साबित करने के लिए आवेदन देने पहुंची। महिला आयोग के अध्यक्ष के सामने खुद को जिंदा बताते हुए कहा कि पंचायत में सभी दस्तावेजों में मृत बता दिया गया है, जिसके चलते 4 साल से ना तो उन्हें राशन मिल रहा है ना ही पेंशन की सुविधा मिल पा रही है। महिला आयोग ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। राजधानी रायपुर में दिन दहाड़े गोली चली है। अभनपुर के हसदा गांव में दिन दहाड़े बाइक सवार युवक को गोली लगी है। सड़क पर साइड नहीं देने के बाद में गोली मार दी गई। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। आरोपी ओडिशा के काला हांडी का निवासी है। पुलिस ने लाइसेंसी रिवॉल्वर और थार गाड़ी को जब्त कर लिया। उन्होंने उधर से आया फॉर्च्यूनर और थार, उधर से टक्कर किया मेरे को, इधर से ऐसे मैं घुमा के ले गया, टक्कर करते करते बचा तो आगे में जाके हम लोग गिर गए, है ना। तो फिर गिरे, फिर मैं उसका पीछा किया, है ना। भाई रोको रोको बोला, नहीं रोका वो। अब उसके बाद वहाँ पे आया ना तो मैंने अब थोड़ा सा गुस्सा दिखा के ऐसा मारा, तो मारा ना तो गुस्सा में वो मेरे को फायरिंग किया अपने गन से, जहाँ तो मेरे पैर से लगा। तो लड़की लोग 2 जन लड़की थी, 1 जन भैया थे, उन लोग बोले क्या वजह ऐसे करके। मैं बोला मैं दीदी मेरे पास पैर में फायरिंग कर।
कोंडागांव में पहुंच विहीन गांव होने की वजह से मेहतारी एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई, जिसके चलते गर्भवती महिला को एम्बुलेंस तक खाट पर बैठा कर लाना पड़ा। गर्भवती महिला के पति ने डायल 102 को फोन कर गांव आने के लिए कहा था। मंथनी बेड़ा गांव में रास्ता ठीक नहीं होने के चलते एम्बुलेंस गांव से 1 किलोमीटर दूर ही खड़ी रह गई, जिसके बाद गर्भवती महिला को परिवार के लोगों ने खाट पर बैठाकर एम्बुलेंस तक लाए और उसके बाद एम्बुलेंस से महिला को अस्पताल पहुंचाया। प्रसव के बाद जच्चा और बच्चा दोनों ठीक। हितग्राही के द्वारा 102 को कॉल किया गया डिलीवरी के लिए। वो मथनी बेड़ा एक सुदूर एरिया है और वो 1 ग्राम है, तो आने जाने में थोड़ा सा कठिनाई जरूर हुआ। तो हमारे जो 102 के कर्मचारी हैं उन लोगों ने जहाँ तक पहुँच सके थे वहाँ पहुँचे। उसके पश्चात उन्होंने सूझबूझ का परिचय देते हुए वहाँ से जिस कंडीशन में जो लोकल व्यवस्था रहता है उसके तहत गाड़ी में लाके जिला अस्पताल में लाके उनका। प्रकृति का स्वर्ग कहलाने वाले बस्तर का खूबसूरत नज़ारा हर किसी का मन मोह लेता है और बारिश का समय हो तो फिर क्या ही कहने। हरी भरी प्रकृति की चादर ओढ़े कल कल बहते झरनों का पानी एक मधुर संगीत सुनाता हुआ बस्तर की खूबसूरती को बयां करता है। इस समय बस्तर में जोरदार बारिश हो रही है, लोग हलाकान। इस बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हुई जिसे देखकर आप एक बार बस्तर ज़रूर आना चाहें। अगर नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, न्यूज़ 18 पर देखिए बस्तर का मनमोहक नज़ारा। छत्तीसगढ़ का नियाग्रा कहलाने वाला चित्रकूट वाटरफॉल जलप्रपात की खूबसूरती इस समय लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बारिश इतनी कि अगर यही सिलसिला रहा तो चित्रकूट वाटरफॉल पूरी तरह से भर जाएगा। दूसरी तस्वीर आप तीरथगढ़ वाटरफॉल की देख रहे हैं, जिसका उद्गम एक बरसाती नाले से हुआ है। आम दिनों में भी इसकी खूबसूरती एक अलग तरह की नज़ारा पेश करती है, मानो कुदरत के कैनवास पर सुंदर सी पेंटिंग बनाई गई। तीसरी तस्वीर है तामडाग घुमुर जलप्रपात, जो कि जगदलपुर और दंतेवाड़ा ज़िले के सरहद पर स्थित नक्सली क्षेत्र होने और दुर्गम रास्ते की वजह से इस प्रपात तक पहुंचना बड़ी चुनौती है। अगर इस क्षेत्र को विकसित किया जाए तो चित्रकूट वाटरफॉल और तीरथगढ़ वाटरफॉल के साथ इसका भी नाम शामिल हो जाएगा, फेमस हो जाएगा। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।